अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू कि आप लोग सारे ठीक ठाक हैं, बाखैरियत हैं। अच्छा वीकेंड गुजरा होगा, आई होप आप लोगों का। सो गुड टू सी यू इम्तियाज इन द क्लास। अच्छा बच्चे, मैंने आप लोगों को ये बताया कि आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज जिस फिलोसोफर को हम कवर करने जाएंगे, जर्मी बेंथम भी करते हैं दाऊद, उसका रीजन ये है कि कार्ल मार्क्स बिल्ड्स द बेस। आप अगर कार्ल मार्क्स को अच्छी तरीके से समझ जाएं तो आपको सोशियोलॉजी में इशू नहीं होना, आपको इकोनॉमिक्स में इशू नहीं होना, आपको किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र होगा आपको कोई इशू नहीं होगा। आज के फिलोसोफर पर हर पेपर में सवाल आता है। तो कार्ल मार्क्स वैसे तो मेरा था कि मैं डायरेक्ट पढ़ाऊं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को कार्ल मार्क्स बहुत डिटेल में पढ़ाना है। चाहे हम एक आध एक्स्ट्रा क्लास ले लें, ठीक है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी क्लास के हर बच्चे को कार्ल मार्क्स की समझ आए। हमने जो टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और आप लोगों के नोट्स बनने चाहिए मेरे साथ साथ। अभी मैं कर देती हूँ इमरान, जर्मी बेंथम अभी कंप्लीट करेंगे। मेरी अनाउंसमेंट इसलिए थी कि जी आप लोग जरा ना हाजिर होके बैठे। जी नंबर मेरा पूछ रही थी आप लोग, ये लें जी, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। यू पीपल कैन टेक्स्ट मी, आई विल रिप्लाई एज पर माय कन्वीनियंस इंशाल्लाह। हमने पढ़ा था जी जर्मी बेंथम को, और जब जर्मी बेंथम को हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि जर्मी बेंथम पर तीन तरह से सवाल आ सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज भी हमने डिस्कस की। फिर हमने जर्मी बेंथम का कॉन्टेक्स्ट देखा कि जी कौन से तीन रेवोल्यूशंस आए जिनकी वजह से जर्मी बेंथम वांटेड टू गिव हिज थ्योरी। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर ना होता तो आज हम जर्मी बेंथम की थ्योरी भी ना पढ़े। तो कॉन्टेक्स्ट के बाद डायरेक्ट लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स द थ्योरी। जर्मी बेंथम की थ्योरी का नाम है जी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। मैं जब यूटिलिटी का लफ्ज लिखती हूं तो मेरे जहन में आता है कि जी यूटिलिटी का मतलब है इस्तेमाल, यूजेज, फायदा, अफादियत, इम्पैक्ट। कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यूबिलिटी हो, बेमकसद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है जिससे मैं लिख रही हूँ, और मुझे दाऊद कहते हैं कि मैम ये पेन दुनिया का सबसे कॉस्टली पेन है। मैं दाऊद से पूछूंगी क्या ये लिखता है, वो कहेगा नहीं मैम इसमें इंक तो है नहीं। मैं कहूंगी तो इसकी यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी? हम मार्कर का नाम लेते ही जहन में एकदम से क्या सोचते हैं कि जी इसको हमने इसके साथ लिखना है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ में पकड़े हुए इस पेन की कोई यूटिलिटी नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसी तरह हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी से क्या मुराद है कि जी हर चीज की वैल्यू को जज करने के लिए हमें उसके इम्पैक्ट को देखना है, मुझे उसकी इम्प्लीकेशन देखनी है, मुझे उसका असर देखना है, मुझे उसका इफेक्ट देखना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि जी इसकी सोर्स क्या थी, ये किस तरह से बना, लेकिन बन के इसका क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान है, इसका इम्पैक्ट कैसा है। बेंथम अपनी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में ये कहते हैं कि जी द सेम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हैज टू बी अप्लाइड ऑन लॉज ऑल्सो। दुनिया में जितने लॉज बनाए उन सब की भी जो बेस रखेंगे वो आप ये रखेंगे कि लॉ बनने के बाद अपने लोगों पर किस तरह का असर रखता है। आया अच्छा असर रखता है या बुरा असर रखता है। sole criteria that UK, France, and United States of America has to follow is to choose the impact. लॉ बना रहे हो
तो लॉ किस लिए बना रहे हो? फिर आपके इस लॉ का लोगों पर क्या असर है? लॉ जब बन के लोगों के पास जाएगा तो उसका क्या असर होगा? बच्चे याद रखें कि गवर्नमेंट मोस्टली लॉज बनाती है लोगों को देखते। अब पार्लियामेंट है, जाहिर सी बात है, आपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए हुए हैं, आपने अपने कोर इश्यूज उनके सामने रखने हैं। उन्होंने फिर उन्हीं कोर इश्यूज को सामने रखते रखते लॉ मेकिंग करनी है। नहीं करेंगे तो आप क्या ले आएंगे? आप पॉलिटिकल चेंज ले आएंगे। आप नेक्स्ट टाइम इसी पार्लियामेंट को नहीं चूज करेंगे। बेंथम कहते हैं कि जी जो पार्लियामेंट है ये ज्यादातर लॉज बनाती है फ्रॉम द फियर ऑफ पीपल। इधर ही हम एक केस स्टडी कोट करते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान। बच्चे जैनब रेप केस होता है। जैनब रेप केस में अवाम ने प्रोटेस्ट किए, मीडिया एक्टिव हुआ। क्या आज से पहले रेप केसेस नहीं होते थे? क्या आज से पहले चाइल्ड अब्यूज केसेस नहीं होते थे? लेकिन एफिशिएंट कब हुई है गवर्नमेंट, एफिशिएंट कब हुई है आपकी लॉ मेकिंग अथॉरिटी? जब उनको पता चल गया कि जी अब हमारा अवाम से छुटकारा नहीं। देन दे मेड जैनब अलर्ट। अब ये क्या हुआ? ये एक तरफ से बात पार्टी ए से पार्टी बी तक बात कम्युनिकेट हुई और वापस रेसिप्रोकेट हुई। यू गॉट द फीलिंग दैट यू हैव बीन हर्ड। जिस मुल्क में आप रह रहे हो वहां कम से कम आपकी किसी ने पुकार सुन ली है। तो बेंथम ये कहते हैं कि जो लॉज अंधाधुंध मत बनाओ। लॉ बनाना ही है तो इंसान को मद्देनजर रखते हुए उसके इम्पैक्ट्स को देखो कि जी ये सोसाइटी ऐसी है, अगर मैं ये लॉ इस पर इम्प्लीमेंट करता हूं या करती हूं तो वुड वी बी एबल टू मेक मोस्ट ऑफ इट और नॉट। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास फर्दर जो एक्सप्लेनेशन दी है बेंथम ने अबाउट द ह्यूमन नेचर, theory of pain and pleasure। बेंथम कहते हैं कि जी मैन इज अंडर द sovereign command of two masters। इंसान मुसलसल सिर्फ दो मास्टर्स के अंडर काम करता है। और ये जो दो मास्टर्स हैं वो उसकी अंदर की इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसमें एक है पेन और एक है प्लेजर। आपके जितने एक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्ट्स इन दो मास्टर से मुंसलिक होंगे। एवरी ह्यूमन एक्शन दैट ही टेक्स is either giving him pleasure or either giving him pain। A person likes to do everything that maximizes his pleasure। मजा आता है ना कोई ऐसा काम करने में जिसमें आपको खुशी मिले। और इंसान इग्नोर करता है हर उस काम को जिससे उसको दर्द हो, जिससे उसको अजियत मिले। तो यही दो मास्टर्स हैं, यही दो सॉवरेन मास्टर्स हैं जिनके अंडर हम अपना हर एक एक्शन फ्रेम कर रहे हो। बेंथम कहते हैं कि जी मेरी थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर में भी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ऐसा लॉ जो आपके पेन को मैक्सिमाइज कर रहा है, इट इज अ बैड लॉ। और ऐसा लॉ जो आपके प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है, इट मींस इट इज अ गुड लॉ। नो प्लेजर ऑफ होम, प्लेजर ऑफ द होल कम्युनिटी। मैंने आपको कहा ना इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ, कि आपके इस लॉ से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आपके बनाए गए लॉ से खुश हैं। इफ द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर हैप्पी विद द लॉ,
हमारी जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी उसका आंसर, इफ the greater number of people are happy with the law, then this is the criteria of being a good law. And if minimum number of people are happy with the law, it means it is a bad law. तो आपने जब भी लॉ बनाना है, आपने प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये रखना है कि जी मुझे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। मेरी स्टेट में रहने वाले जितने ज्यादा लोग मेरे लॉ से खुश होंगे, वो लॉ उतना कामयाब होगा। इसमें फिर जर्मी बेंथम हमें एक डिवीजन देते हैं अबाउट द पेन एंड प्लेजर। ये कोई मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन कुछ आई बिलीव 17 प्लेजर्स है, सॉरी 14 प्लेजर्स हैं और कोई 12 पेन्स हैं, कि किस चीज से दर्द होता है और कौन सी चीज है जो आपके प्लेजर को एनहांस करती है। फॉर एग्जाम्पल, फेम, इट एनहांसेस योर प्लेजर। वेल्थ, अमीर होना, एनहांसेस योर प्लेजर। पावर, प्रेस्टीज, मनी, गुड मेमोरी, इट एनहांसेस योर प्लेजर, है ना। नॉलेज, एनी स्किल, वेरी गुड। और बताएं, इमेजिनेशन, रिलीफ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपके जो प्लेजर है उसको इनहेंस करती है चीज। पेन क्या करता है जी? पेन, फ्रीडम, वेरी गुड डाउट। हमारे पास पेन किन किन चीजों से आता है? इल नेम, बदनामी, पास्ट, तल्ख, एक्सपेक्टेशन, बैड मेमोरी। इस पे सबने हाई किया होगा। पोवर्टी, वेरी गुड। तो जितने भी पेन्स और प्लेजर्स हैं, इन सब का सोल क्राइटेरिया लॉ मेकिंग में ये होना चाहिए कि जी आपने ज्यादा लोगों की खुशी देखनी है, अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथ। तो मुझे कैसे पता चलेगा? व्हाट वुड बी द फैक्टर्स दैट आई वुड एग्जामिन व्हाइल मेकिंग अ लॉ? लॉ बनाते हुए, ठीक है, मैंने प्लेजर और पेन को तो एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं एक लॉ बनाते हुए कौन से क्राइटेरिया को मजीद फॉलो करूं? What should be the factors behind making or framing the law? तो जी यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। स्क्रीनशॉट कौन लेते थे जी हमारी इस क्लास में? जल्दी से प्लीज, एंड गिव मी द थम्स अप। ओके साजिदा, ठीक है। अब आ जाए कि जी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अच्छा जी, फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो है सर्टेनिटी का। आप कितने श्योर हैं that the law made is providing happiness? The surety, this is the factor that you have to keep in mind. Second factor while making the law is intensity. आपका बनाया हुआ लॉ कितना इंटेंस है? क्या इसके, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट मार्कर से लिख दूं, ये पेज नंबर 1 है, ये लें, ठीक है, ये पेज नंबर 2 है। इंटेंसिटी, आपके बनाए गए लॉ की इंटेंसिटी हाई है या लो है? लो है तो मतलब कि इट इज अ बैड लॉ। अभी हमने डिस्कस किया, हाई है तो इट मींस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लॉ इज हाई, इट मींस इट इज अ गुड लॉ एंड इट इज गिविंग हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तीसरा फैक्टर जो लॉ मेकिंग में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्यूरेशन, परपेचुअल। पहले हालात क्या थे, फिर अब मेरे लॉ के बाद ये कब तक इनकी खुशी और इनका गम प्रिवेल करेगा? हाउ लॉन्ग द
फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और द पेन विल लास्ट। और पीछे क्या था? ठीक है जी। देन द फोर्थ फैक्टर, एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट people are affected, to what extent people are happy, to what extent people are criticizing। ये आप लॉ बनाते हुए मद्देनजर रखोगे इस चीज को। फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फिफ्थ पॉइंट है जी रिमोटनेस ऑफ अ लॉ। रिमोटनेस ऑफ अ लॉ से मुराद ये है कि जी मेरे बनाए गए लॉ के जो इम्पैक्ट्स हैं, हाउ सून विल दीज इम्पैक्ट्स अपीयर ऑन द पीपल। हाउ सून मतलब ये कि जरूरी नहीं है हर लॉ आपको उसी वक्त अपना रिजल्ट दे दे, अपनी इम्प्लीकेशन दे दे। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो आपकी पार्लियामेंट या आपकी गवर्नमेंट बनाएगी जिसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होंगे। तो ये देखना कि मेरे इस बनाए गए लॉ से कितनी जल्दी या कितनी देर से लोग मुतासिर होंगे, दिस इज रिमोटनेस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एक केस स्टडी लिखते हैं और केस स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं। बच्चे हमने की जी ट्री प्लांटेशन की, हमने कितने पौधे लगाए। अब कुछ लोगों ने ना इस चीज को रिमोटनेस, जावेद, कुछ कुछ लोगों ने इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी ये क्या, हम किस चीज में हैं और यहाँ पर जो है तो हमारे पास इसके इम्प्लीकेशंस इतनी जल्दी नजर होती हुई नहीं आ रही। तो दैट गवर्नमेंट देन अनाउंस्ड कि जी आपको नहीं तो आपकी अगली नस्ल को इसका फायदा हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज ऑन राइज, वी मे कंट्रीब्यूट समथिंग टू काउंटर दिस। तो हर चीज की रिमोटनेस को गेज करना लॉ के तनाजुर से, ये आपका फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप लॉ बनाओ। अच्छा जी, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जी आप ये बताएं, जर्मी बेंथम ने एक नाम दिया कि टू मेजर द पेन एंड प्लेजर वी विल यूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज फेल्सिफिक कैलकुलस। इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एमसीक्यूज। क्या है, किस तरह से काम करता है, छोड़ दे इसको, इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि जी फेल्सिफिक कैलकुलस उस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू पेन एंड प्लेजर मेजर किया जा सकता है। बच्चे ये पेपर 1 का लेक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आई है बात, थ्योरी की समझ आई है। हमने जिक्र किया था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का, हमने इस थ्योरी में उस चीज को कवर कर लिया। हमने पेन एंड प्लेजर का जिक्र किया था, हमने उसको भी कवर कर लिया। हमने यूटिलिटी का जिक्र किया था, हमने उसको भी कवर कर लिया। इसलिए आप लोगों को पहले मैंने सवाल लिखवाए हैं, वरना आप लोगों के बीच में भरमार हो जानी थी सवालों की कि मैम ये आ गया तो क्या लिखेंगे। तो जो भी आएगा मेरे बच्चे इस तरह से सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। आपने इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है, आपने इसमें थ्योरी लिखनी है, आपने इसमें 2 केस स्टडीज कोट कर देनी है, आपने इसमें पेन एंड प्लेजर को हाईलाइट कर देना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को हाईलाइट कर देना है, और उसके बाद आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। अब फैक्टर्स के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है और जो मेरी बड़ी फेवरेट चीज है, दैट इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, जो कि 70% बच्चे, बल्कि मैं तो कहती हूँ 90% बच्चे नहीं लिखेंगे। आप लोगों ने लिख के आना है। जर्मी बेंथम की जो ये थ्योरी है, इट हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑल लेगो पॉलिटिकल डिबेट्स। अब जहां भी पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, वहां पर जर्मी बेंथम की इस थ्योरी को डिस्कस किया जाता था।
कि जी हमें अवाम ने चुना हुआ है, कहीं उनको हम मायूस ना कर दें। तो हर जगह, हर पॉलिटिकल डिबेट में हमारी बेंथम की थ्योरी को डिस्कस किया गया। फिर बच्चे, हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग करती है, वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उन्होंने रेवोल्यूशनलाइज किया अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस, और उन्होंने बेंथम की पेन एंड प्लेजर की थ्योरी को बेस रखा। थर्ड रेलेवेंस, बेंथम की थ्योरी मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पहले हम डेमोक्रेसी में स्टेट सेंट्रिक अप्रोच रखते थे, एवरीथिंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट। मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम अप्रोच रखते हैं पीपल सेंट्रिक। लोग क्या चाहते हैं, मेरे लोग खुश हैं या मेरे लोग दर्द में। तो बेंथम प्रोवाइडेड द बेस फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑल्सो। एंड देन डोंट यू थिंक कि जी बेंथम ने ह्यूमन नेचर को एक्सट्रीमली बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है? किया है ना? एंड देन बेंथम, this theory of through this theory of pain and pleasure, helped in all his behavior sciences. हमने इस पेन एंड प्लेजर को देखते देखते क्रिमिनोलॉजी में भी इस चीज का जिक्र किया, साइकोलॉजी में भी इस चीज का जिक्र किया, सोशियोलॉजी में भी इस चीज का जिक्र किया कि जी क्या वो चीजें हैं जो इंसान को खुश होने पर और पेन में होने पर कौन से सर्कमस्टांसेस में ले जाती हैं। क्रिमिनल क्यों क्राइम करता है, साइकोलॉजी में जितनी भी हमारे रिलेटेड सारी चीजें हैं ह्यूमन नेचर के, वो डिस्कस की गई बाय कीपिंग दिस क्राइटेरिया इन माइंड। सो दिस इज द रेलेवेंस, दीज 5 पॉइंट्स यू आर गोइंग टू ऐड इन द रेलेवेंस इंशाल्लाह। लेकिन बच्चे यहाँ एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी है। मुझे ये बताएं कि जी हमारे पास दे रेवोल्यूशनलाइज द लेजिस्लेचर प्रोसेसेस बच्चे। उन्होंने जो है तो ऑर्डिनेंस अनाउंस कर दिए थे, और ऑर्डिनेंस दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। अमेरिका में लॉ मेकिंग बॉडीज ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस को बेसिस ऑफ नेसेसिटी बना दिया। ऑर्डिनेंस पास किया जाता था जब लोगों को जरूरत होती थी, तो दे स्टार्टेड एक्चुअली कंसिडरिंग द विल्स ऑफ द पीपल ऑल्सो। छोटा सा क्रिटिसिज्म, एंड द क्रिटिसिज्म इज, बल्कि मैं इधर ही लिखती हूँ कि जी क्या स्टेट हमेशा हमेशा लोगों की खुशी को देखती रहे? स्टेट को तो पेनफुल मेजर्स लेने पड़ते हैं, ना ले तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द पीपल प्रिवेल ही नहीं हो सकती। वेलफेयर का कॉन्सेप्ट वेग हो जाएगा। स्टेट जब पेनफुल मेजर्स लेती है बाज औकात, तो उसका आउटकम वेलफेयर ऑफ द स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉकडाउन लगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट दे वर नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन स्टेट ने पेनफुल मेजर लिया इन ऑर्डर टू स्टॉप द बिग डिजास्टर। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आ रही थी, बाद में समझ आई। तो हर वक्त तुझे आपकी मनमानी नहीं हो सकती है ना। देन देयर few people who does not even know what gives them happiness and what gives them pain. They are psychologically unaware of everything that is happening around. तो उन लोगों का क्या करेंगे फिर? बेंथम ने तो कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या आप उन लोगों को निग्लेक्ट कर देंगे? तीसरी चीज,
कि जी प्लेजर के तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। लोगों को तो बहुत से बुरे काम करने में भी प्लेजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिमिनल कमिट्स अ क्राइम, मजा आता है उसको। हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं ना। देन rapes happens on the basis to satisfy the pleasures। तो क्या इसके अगेंस्ट कोई लॉ ना बनाए? हमें तो पेनफुल मेजर्स लेने होते हैं क्योंकि हर एक इंसान के प्लेजर का क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपका जो इंडिविजुअल प्लेजर है ना बच्चे, इट वेरीज। किसी का पढ़ाई में होगा, किसी का ट्रैवलिंग में होगा, किसी का किसी और चीज में। तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच या पीपल सेंट्रिक अप्रोच में हम ये चीज देखते हैं कि जी आप हर एक की खुशी को हर तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। करोगे तो फिर तो स्टेट नहीं बनेगी, फिर तो कुछ और बन जाएगा। सो टू measure every pleasure of every individual is nearly impossible. It is very difficult. ठीक है जी। दिस इज अ लिटिल क्रिटिसिज्म। यस, ही टॉक्स अबाउट द प्लेजर ऑफ मेजोरिटी, लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म करते हो तो फिर आप हर एक तरह से उसकी जो थ्योरी है उसमें बिल्कुल मेजोरिटी बेस होना है। उसमें जो है तो पॉइंट्स लाजमी लिखते हो। स्क्रीनशॉट डन हो गई है जी। आई बिलीव दिस जर्मी बेंथम इज ऑल क्लियर टू एवरीवन। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लाजमी लिखिएगा, क्रिटिसिज्म नहीं लिखना अनलेस यू आर आस्क्ड टू। Are we clear till here, dear students? Then we'll move forward. And then we'll move forward to one of my most favorite philosophers. Okay. आप लोगों को मैं नमाज ब्रेक दूंगी। आप लोगों ने मुझे बीच में मैसेजेस नहीं करने। 2:10 से 2:20 तक वील हैव नमाज ब्रेक। ठीक है? तो प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट जो फिलोसोफर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कान जहन खोल के बैठे। मैंने जो नेक्स्ट फिलोसोफर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, इट इज द इजीएस्ट। आई हैव ट्राइड कि जी इजीएस्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। ओके जी। कार्ल मार्क्स। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी है। कार्ल मार्क्स was born in 1818 and he died in 1883। जर्मनी में पैदा हुए थे जी ये। और इनके फादर एक ज्यू थे। अपनी तमाम बेसिक और हायर एजुकेशन इन्होंने जर्मनी से ही हासिल की है। फिर जी इन्होंने पीएचडी कर ली फिलॉसफी में। और लॉ में भी। कहां से जी? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। चूंकि बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, डॉक्टरेट डिग्री थी इनके पास, तो इन्होंने अपना मैगजीन पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। बाद में ये भी पेरिस आ गए। यहाँ बच्चे सवाल ये करते हैं कि मैम ये सारे फिलोसोफर्स उड़ के पेरिस क्यों जा रहे हैं? तो बच्चे, पेरिस एट दैट टाइम, एट दिस टाइम पीरियड वाज द इंटेलेक्चुअल सेंटर। इंटेलेक्चुअल सेंटर से मुराद ये है कि जितनी भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज थी, हायर एजुकेशन थी, वो सारी पेरिस में थी। तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती थी वहां।
उसके बाद जी ये ट्रैवल करते रहे यूरोप में, मैगजीन भी पब्लिश करते रहे साथ साथ। इसी दौरान इनके एक दोस्त बनते हैं और इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है कार्ल मार्क्स पर, इन दोस्त का। दोस्त का नाम है जी फेडरिक एंजल्स। फेडरिक एंजल्स एक इकोनॉमिस्ट थे। अब चूंकि दोस्त थे, डिस्कशंस होती थी, तो इतना असर पड़ा कार्ल मार्क्स पर कि उन्होंने भी इकोनॉमिक हिस्टोरिकल और एस्पेक्ट को और करंट एस्पेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि इकोनॉमी किस तरह से चलती है, बीच में मशीनरीज किस तरह से काम करती हैं। इन दोनों ने एक बुक को ऑथर किया है, मतलब दोनों ने एक किताब साथ लिखी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कार्ल मार्क्स की अपनी बुक जो उन्होंने खुद लिखी है, दैट इज दास कैपिटल। के से है कैपिटल, ये गलती नहीं करनी। ये एमसीक्यू आ चुका है, बच्चे सी से कैपिटल पर टिक कर देते हैं। इट इज दास कैपिटल के से है, जिसका मतलब है द कैपिटल। फेडरिक एंजल का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी कार्ल मार्क्स को अपनी थ्योरी देने की? बच्चे हुआ कुछ यूं कि जो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं कार्ल मार्क्स का है, उसमें कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी देने की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी कंडीशंस ऑफ जर्मनी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी इस थ्योरी के पीछे, दैट इज कि इनके ऊपर ना बड़ा इम्पैक्ट था इनसे पहले गुजरे फिलोसोफर्स का, जिसमें है हेगल, रूसियो, एडम स्मिथ और डार्विन, एंड ऑफ कोर्स हिज फ्रेंड फेडरिक एंजल्स आल्सो। कंडीशंस ऑफ जर्मनी क्या थी? हुआ कुछ यूं कि एट द टाइम ऑफ मार्क्स Germany was witnessing a significant rise in industrialization. इससे पहले मोड ऑफ इनकम क्या था, मीन्स ऑफ इनकम क्या था जी? एग्रीकल्चर था। 18th सेंचुरी में जब रेवोल्यूशन आया तो मोड ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास। अब इस शिफ्ट में एक बहुत ही बड़ा मसला हुआ कि जी वो जो लेबर्स थे उनकी जिंदगी इंतहाई पैथेटिक हो गई। इंडस्ट्रीज जब स्टार्ट हुई तो दे वर पेड वेरी लेस एंड दे यूज टू वर्क इन वेरी अनसेफ कंडीशंस। काम इनसे करवाया जाता, इनका हाई रिस्क ऑफ लाइफ होता था, रिस्क ऑफ डेथ होता था। मतलब कि दे वर फोर्स टू वर्क फॉर द लॉन्गर आवर्स। और दिया क्या जाता था? मिनिमम बेनिफिट्स, इक्वल टू नन। These laborers used to suffer at the hands of their masters and owners.
मतलब ये अपनी हर तरह की कोशिश करते थे उनको सेटिस्फाई करने की, उनके लिए काम करने, लेकिन जो हमारा ओनर था उससे सेटिस्फाई नहीं होना। अमीर अमीर तर होता चला गया और गरीब की जो ये कंडीशंस थी ये मजीद डिटोरिएट होती चली गई, मजीद वर्स होती चली गई। अब कार्ल मार्क्स को एक बहुत बड़ा शौक लगा। उन्होंने कहा बाकी तो छोड़ो, नोबल्स और जो ओनर्स हैं उनका तो अपना काम है, वो तो काम ले रहे हैं वर्कर से, लेकिन ये स्टेट क्यों कुछ नहीं कर रही? स्टेट के पास तो अथॉरिटी होती है ना, तो स्टेट इन लेबर्स बेचारों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? वो स्टेट भी ये जो वेल्दी पीपल है, रिच पीपल है, उनके इंटरेस्ट को क्यों प्रिवेल कर रही, उनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही है? ये तो बड़ा एक सवाल है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग इन जर्मनी। अब एग्जामिनर आपसे अगर कार्ल मार्क्स पे सवाल करता है तो वो आपसे चार तरह के सवाल पॉसिबल है कि कर ले, घुमा फिरा के। सवालों को आप मार्कर से लिखोगे। वो आपसे ये पूछ ले कि जी एट द टाइम ऑफ मार्क्स व्हाई वर्कर रिमेन्ड पुअर, क्यों नहीं बदले हालात वर्कर के? दूसरा सवाल वो आपसे ये पूछ सकता है कि जी व्हाई एट द टाइम ऑफ मार्क्स द स्टेट वाज प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब वेल्दी लोगों का, नोबल्स का साथ क्यों दिया स्टेट ने? और तीसरा सवाल वो आपसे ये पूछ ले कि व्हाई देयर वाज अ गैप बिटवीन द वर्कर्स एंड द ओनर्स। मतलब इतना भी क्या फर्क है इनमें? और चौथी पॉसिबिलिटी इसी को रिवर्स कर दें कि जी व्हाई स्टेट इज नॉट सपोर्टिंग वर्कर्स, कि उन बेचारों का तो कोई है ही नहीं। अब ये जिस तरह से भी आपसे सवाल करे ना, आगे की जितनी हमने थ्योरी डिस्कस करनी है आपने उसका जवाब उसी तरह से देना है, और ये सारे सवाल जो हैं वो उसी में कवर होते चले जाएंगे। अच्छा जी, इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए मार्क्स ने एक डिबेट लिखी है, मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी लिखी है जिसको हम कहते हैं जी मार्क्सिस्ट डिबेट या मार्क्सिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन सवालों को भी एक नजर देख लीजिएगा, इन दो अल्फाज को भी देख लीजिएगा, आगे की डिस्कशन सारी हमारी इसी पे। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी साजदा, तो वील मूव टू द नेक्स्ट पेज। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ आ गई तो आप लोग कामयाब होंगे जेंडर स्टडीज में भी इसका आंसर करने में, क्रिमिनोलॉजी में भी इसका आंसर करने में, अदरवाइज इससे आसान कोई नहीं समझा सकता आप लोगों को। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के कुल चार मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक फाउंडेशन, दूसरा है जी सरप्लस वैल्यू, तीसरा है जी क्लास स्ट्रगल, आपके पास्ट पेपर्स में पूछा जाता है आपसे, और लास्ट है जी डायलेक्टिक हिस्ट्री। हम एक एक करके इन चारों को कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक फाउंडेशन को।
होता क्या है बच्चे कि कार्ल मार्क्स अपनी इस थ्योरी में जिक्र करते हैं कैपिटल का। किताब भी इन्होंने इसी पर लिखी है। कैपिटल क्या है? कैपिटल एनीथिंग दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू, ऐसा कुछ भी जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई कीमत हो, कैपिटल कहलाता है। हाँ, लेकिन कैपिटल हमेशा मटेरियल नहीं होता। मतलब आप कहें कि मैं किस तरह से कैपिटल कमाती हूं, तो आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू पीपल, you people have paid to the academy and I am getting my pay from there। क्या मैंने आपको कोई सीमेंट बेची? नहीं बेची। इसी तरह से डॉक्टर्स एग्जामिन करने के पैसे लेते हैं, एडवाइस करने के पैसे लेते हैं, लॉयर्स लड़ झगड़ कर बोल कर पैसे कमाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल हमेशा किसी मटेरियल से आपको मिलेगा। कैपिटल की मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। एनीथिंग दैट हैज अ वैल्यू इज कॉल्ड कैपिटल। अब मार्क्स अपनी इकोनॉमिक फाउंडेशन में कहते हैं कि जी सोसाइटी में जो भी हो रहा होता है उसके पीछे जो मेन फैक्टर है ना वो होता है ये कैपिटल, वो होती है ये मनी, वो होता है ये इकोनॉमिक्स, वो होती है ये वेल्थ। चाहे सोशल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, सोसाइटी में कुछ भी हो रहा हो, उसके पीछे हमारे पास कैपिटल होता है। इकोनॉमिक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा एलिमेंट है जी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मजीद तीन चीजें हैं। एक है जी लेबर, एक है जी टेक्नोलॉजी, और तीसरी है जी रॉ मटेरियल। मुझे कोई चीज बनानी है, फर्ज करें कोई सी भी चीज बनानी है, मुझे उसके लिए चलें ये पेन है, मैंने ये पेन बनाना है। इस पेन को बनाने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब प्लास्टिक। प्लास्टिक जब मेरे पास आ जाएगा तो मुझे लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए जो मुझे ये बना कर दे दे, रिफाइन कर दे मेरे रॉ मटेरियल को। और फिर मुझे एक ऐसा इंजीनियर चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो मुझे इसका सांचा तैयार करके दे दे कि आपको किस तरह का पेन बनाना है, कौन सी इंक उसमें जाएगी, ये टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक फाउंडेशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आपकी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक फाउंडेशन रखी गई है ना वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे रखी गई है। आपको हर चीज को बनाने के लिए लेबर चाहिए, आपको हर चीज को बनाने के लिए हुनर चाहिए, आपको हर चीज को बनाने के लिए सरमाया चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल तो हर वक्त हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्या ये तीनों चीजें, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे एग्रीकल्चरल मोड ऑफ लिविंग में भी चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो मैंने इंडस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग की बात की ना, कि मुझे इंडस्ट्री में इस चीज की जरूरत है, मैंने इस तरह बनाना है। क्या ये मुझे एग्रीकल्चर में चाहिए? जल्दी से बताएं। ये तीनों चीजें। अच्छा, शाबाश। ये जो नो वाले बच्चे हैं, अली, मुझे ये बताएं कि जब आप एग्रीकल्चर मोड ऑफ लिविंग को देखते हो तो क्या आप चावल
और गंदम की फसल में एक जैसा पानी देते हो? क्या आप सहरा की जमीन और जरखेज जमीन में फर्क नहीं करते? क्या आप सीड्स और फर्टिलाइजर्स एक जैसे डालते हो? नहीं डालते हो ना। आपको वहां भी रॉ मटेरियल डिफरेंट चाहिए, आपको वहां भी लेबर चाहिए, आपको वहां भी टेक्नोलॉजी चाहिए। किस फसल में कितना पानी कितनी कितनी देर बाद डालना है, कौन सा सीड डालना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, दैट इज टेक्नोलॉजी। कौन डालेगा? दैट इज लेबर। तो इन बोथ agriculture and industrial mode of living, we need the labor, we need the technology, and we need the raw material. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक फाउंडेशन का। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। एक वो क्लास है जिसको हम कहते हैं ओनर, बोरजुआजी, और एक क्लास है जिसको हम कहते हैं वर्कर, प्रोलिटरेट। ये टर्म्स यूज की हैं कार्ल मार्क्स। इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इन दोनों का आपस में रिलेशन डिटरमिन करता है आपकी इकोनॉमिक फाउंडेशन को, कि आप कितना सरमाया कमाओगे, आप कितने पैसे बनाओगे। ठीक हो गया जी। अब एक और बड़े मजे की बात है। मार्क्स कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। आपकी लेबर वर्कर क्लास है, आपकी टेक्नोलॉजी देने वाली क्लास भी वर्कर क्लास है, और आपका रॉ मटेरियल ओन करने वाली क्लास कौन है? नोबल क्लास है। ये अगर आपस में रिलेशन ठीक रखेंगे तो ही इकोनॉमिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं समझाती हूँ, सिर्फ ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जी बात ये है कि हमारा ओनर करता है कमांड और हमारा वर्कर उसको करता है ओबे। तो ठीक है, ओनर अपनी बात तो मनवा रहा है वर्कर से, फिर क्या जरूरत है कि ये ओनर अपना कैपिटल, अपना सरमाया, अपने पैसे, अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहता है? व्हाई डज द ओनर और व्हाई इज द ओनर मैक्सिमाइजिंग हिज कैपिटल? उसका तो काम चल रहा है ना, जो वो ऑर्डर दे रहा है, जो वो बातें मनवाना चाह रहा है, वो तो मान रही है वर्कर क्लास। तो फिर क्यों ये इतना मजीद जुल्म हो रहा है, और क्यों ये मैक्सिमाइज करना चाह रहा है कैपिटल? और फिर ये वर्कर क्लास को क्या पड़ गई है कि उसकी हर बात पर उसने सर झुका दिया हुआ है, हर बात उसकी मान रहे हैं? इसका बड़ा आसान सा आंसर है, सर्वाइवल ऑफ बोथ। बच्चे वर्कर क्लास, पहले ओनर का समझ लें। ओनर क्लास अपना सरमाया, अपना कैपिटल इसलिए मैक्सिमाइज करना चाहती है क्योंकि ओनर क्लास को मेंटेन करना है अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी। जो जितना ज्यादा वेल्दी होगा उसकी उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, जो जितना ज्यादा वेल्दी होगा उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग हेजुमनी होगी। तो ये लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता, ना कंट्रोल का, ना अथॉरिटी का, ना हेजुमनी का। ओनर अपना ये कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहता है, ओनर अपनी ये अथॉरिटी मजीद इनहेंस करना चाहता है, और हेजुमनी को मेंटेन करने के लिए वो उन तमाम कामों में
लेबर को एक्सप्लॉइट करता जाएगा, लेबर को उसी तरह से पैथेटिक कंडीशंस में रखता जाएगा जिससे उसका कैपिटल बढ़ रहा है। तो ओनर तो इस वजह से अपना कैपिटल मैक्सिमाइज कर रहा है। व्हाट अबाउट द वर्कर्स? मैंने आपको बताया कि जी वर्कर्स का तो सर्वाइवल ही ओनर्स की वजह से है। वर्कर wants to survive because there are no other means to survive for him। क्या किसी मजदूर को कभी देखा है अपने घर में काम करते हुए उसको कोई पैसे मिले हो? कभी नहीं। उसको कभी कोई शेयर मिलता ही नहीं अपने घर में काम करने का। वो तो किसी के लिए काम करेगा तो उसको मिलेगा ना। उसको अपना घर चलाना है। ही नीड्स मनी, ही नीड्स टू बाय थिंग्स, ही हैज टू मीट द बेसिस एंड नेसेसिटीज ऑफ हिज फैमिली। दैट्स व्हाई ही इज ओबेइंग द ओनर। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेरी स्टेट ऑफ नेचर में, मेरे करंट्स ऑफ द एज में, द ओनर, मार्कर से लिखें, ओनर ओन्स एवरीथिंग। ओनर ओन्स एवरीथिंग। वो कंट्रोल करता है हर चीज को, और वो अपने सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमाइज करता है। एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज चांसेस ऑफ हेजमनी एंड अथॉरिटी, ही एक्सप्लॉइट्स द वर्कर। ही एक्सप्लॉइट्स द वर्कर। यहां तक जी हमने पढ़ लिया है। आप लोग नमाज ब्रेक करें। इट्स 1:57। चले 2:10 तक ब्रेक कर लें, नमाज पढ़ें, पानी शानी पी के आए, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। वी शेल बी रिज्यूमिंग द क्लास एट 2:12। जल्दी से जाएंगे, नमाज पढ़ के आए।
अच्छा जी, आ जाएं सारे। आई होप यू पीपल हैव प्रेड एंड यू पीपल आर बैक ऑल्सो। वी हैव लेस टाइम। आई वांट कि हम लोग वी शुड मेक मोस्ट ऑफ द लेक्चर ना। तो जी बात हो रही थी कि ओनर्स ओन्स एवरीथिंग, मतलब कि जो कंट्रोल है इस इकोनॉमिक फाउंडेशन का, वो तो सारे का सारा ओनर के पास है। वही मजदूर पर भी हावी है, वही टेक्नोलॉजी पर भी हावी है, और रॉ मटेरियल तो उसी से बिलोंग करता है वैसे भी। अब एक और चीज है, एक और चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इनहेंस करने के लिए गेम खेलता है हमारा ओनर, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ओनर अपनी अथॉरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ये सोली सिर्फ ओनर के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, उसकी हेजमनी को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 different institutions. It is the combination of 5 different institutions. सुपर स्ट्रक्चर में ओनर अपनी अथॉरिटी से स्टेट को डायरेक्शंस देता है। स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसको अपने इंस्ट्रक्शंस देता है, और फिर स्टेट वही करती है जो ओनर्स कहता है। तो जो पहला सवाल था कि व्हाई स्टेट इज helping the owner is because authoritative, controlling, and hegemon party is the owner or the noble or the industrialist. अगर उसको जरूरत पड़े तो वो लॉस को भी चेंज कर सकता है, ये भी उसके कंट्रोल में है। और वो रिलीजन के थ्रू लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है कि जी सब्र करो, शुक्र करो, जितना मिल रहा है उतना खाओ। रिलीजन को मैनिपुलेट कर सकता है। वो कैपिटलिज्म जैसी नई आइडियोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और आखिर में अगर उसको जरूरत पड़े तो वो कल्चर को भी चेंज कर सकता है। अब जी ये 5 इंस्टीट्यूशन हैं, इन पांचों में अगर ओनर को जरूरत पड़े तो वो चेंजेस ला सकता है। अगर ओनर को जरूरत पड़े, पहले तो वो ओन करता है, ये सुपर स्ट्रक्चर है ही ओनर का, ये है ही नोबल्स का, ये है ही इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो वो जो सवाल था कि व्हाई स्टेट इज नॉट हेल्पिंग, बिकॉज स्टेट इटसेल्फ इज अबाइडिंग बाय द लॉज, स्टेट इटसेल्फ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। वो क्या बोले फिर? दे एक्सप्लॉइट द रिलीजन, दे मैनिपुलेट द रिलीजन। वो किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। There is a person, I don't agree with him and neither I am fond of listening to him, but TCM ओरिजिनल पर उसकी एक बड़े मजे की वीडियोस आती रही। His name is डॉक्टर मोइज। उन्होंने बाहर से पीएचडी की है, और जब वो आए हैं यहाँ पर तो उन्होंने काफी ज्यादा इश्यूज पर, फेमिनिज्म पर बात की है, और स्पेशली जो फीमेल्स हैं उन्होंने उन पर भी बात की है। खैर, उनकी मैं किसी बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपनी टीसीएम ओरिजिनल सीरीज में एक बहुत मजे की बात की। उन्होंने कहा, किसने कहा कि जिस्म फरोशी सबसे पुराना धंधा है? इंसान के वजूद के बाद अगर कोई धंधा सबसे पुराना है तो वो मजहब के नाम पर है। बच्चे, जितना हम एक्सप्लॉइट और जितना हम मैन्युपुलेट ऑन द नेम्स ऑफ रिलीजन करते हैं, उतना किसी पर नहीं करते। हम रियासत मदीना का नाम देकर लोगों को अपने शिकंजे में आराम से फंसा देते हैं, खादिम आला का नाम देकर।
तो हम रिलीजन से जितना खेलते हैं उतना हम किसी चीज से नहीं खेलते। हमारे पास कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि नोबल्स जो हैं तो वो तो इन पांचों इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेते हैं। इट इज द ओपियम ऑफ मासेस एग्जैक्टली। अब होता क्या है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये जो पांच डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें चेंज भी आता है। और वो चेंज आता है सिर्फ दो सूरत हाल में। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, दिस इज पेज नंबर 4। सो वील मूव फॉरवर्ड। साजदा, अब इनमें चेंज किस तरह से आता है? मार्क्स कहते हैं कि सुपरस्ट्रक्चर में चेंज आता है दो सूरत हाल में। ए, व्हेन देयर इज द चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपका लेबर भी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, और आपको अब रॉ मटेरियल भी वैसा नहीं चाहिए। ये हमने विटनेस किया एक एग्रीकल्चरल मोड ऑफ लिविंग से जब हम शिफ्ट हुए इंडस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग में। बच्चे, ये तीनों की तीनों चीजें चेंज हुई या नहीं हुई? एग्रीकल्चर मोड ऑफ लिविंग में हम पानी हाथों से देते थे। इंडस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग में हमने इंट्रोड्यूस करवा दी जी स्प्रिंकलर्स। एग्रीकल्चर मोड ऑफ लिविंग में हमारी लेबर हाथों से करती थी काश्तकारी। इंडस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग में वी स्विच टूवर्ड्स द मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स एंड वी स्टार्टेड हार्वेस्टिंग आवर क्रॉप्स। ठीक है जी। रॉ मटेरियल भी इसी तरह से चेंज, हमारा उसमें भी एडवांसमेंट आ गई हमारी। तो जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तब सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। नए दौर के नए लॉज, नए दौर के नए मैन्युपुलेशंस, नए दौर का नया कल्चर, पूरा कल्चर चेंज हो गया ना। नॉलेज चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो एक तो सुपर स्ट्रक्चर में चेंज इस तरह से आ सकता है, और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आता है? दूसरा सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, if there is a change in the relationship of production। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास एक जगह है जी नोबल्स, एक जगह है जी हमारे पास वर्कर्स। वर्कर्स बड़े तंग आ जाएं, सदियों तक अपनी इन बातों को सहते आए। एक दिन आएगा कि कहेंगे कि जी हमारी कुछ डिमांड्स हैं जिनको इंक्रीज करें, हमारे कुछ वेजेस हैं जिनको इंक्रीज करें। तो जहां ये रिलेशन डिस्टर्ब होता है, जहां ये रिलेशन टेंस होता है, वहां खतरा ये होता है कि प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप ना हो जाए। प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप से मुराद ये है कि आपकी वर्कर क्लास जो है, ये क्लास, वो कोई रेवोल्यूशन ना ले आए, वो काम करने से इनकार ना कर दे। एक दिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री बंद होगी तो उसको कितना नुकसान होगा। व्हाट इफ ये सारे के सारे वर्कर्स जो है तो रिबेल कर जाएं? व्हाट इफ ये सारे के सारे वर्कर्स काम करने से इनकार कर दें? तो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर में कोई फर्क रह जाएगा? करते करते कभी ना कभी तो उसका कैपिटल खत्म हो जाएगा ना। अब इस चीज से बचने के लिए, खुद को तबाह करने से बचने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ओनर क्या करता है? चेंज लाता है अपने सुपर स्ट्रक्चर में। ओनर कहता है जी वर्कर को कि आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आपको नए लॉज बनाकर देंगे, किसान लॉज। आपको हमने कर्जे देने, आप उन कर्जों की मदद से अपने तमाम जो आपके मामलात हैं उनको हल कर सकते हैं। If they do not change the laws, they will at least give the impression that they are doing it for their interest। आसान अल्फाज में सुपर स्ट्रक्चर एक टोपी ड्रामा है जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट या आपका ओनर वर्कर का मुंह चुप करने के लिए बनाता है। मे बी वो उसकी वेजेस को भी इंक्रीज कर दे, उसके डिमांड्स भी मान ले, उसने माननी है। वो नहीं मानेगा तो ये फ्रस्ट्रेशन कुछ 10 साल रह सकती है, 5 साल रह सकती है।
सारी जिंदगी थोड़ी रह सकती है, सारी जिंदगी आप थोड़ी एक्सप्लॉइट करते चले जाओगे। तो क्या हो जाएगा जी, इस सूरत में फिर सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपके लॉस चेंज होंगे। मे बी आप रिलीजन के नाम पे उसको मजीद एक्सप्लॉइट कर दो, मजीद मैनिपुलेशन कर दो। ठीक है जी। अब कैपिटलिस्ट का सोल इंटरेस्ट क्या है? दैट इज द मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट। ही वांट्स टू बी हेजमन। इन ऑर्डर टू बी हेजमन, he tries his best to maintain his control and authority by facilitating the worker sometimes। और ये जो फैसिलिटेशन होती है बच्चे, ये सिर्फ एक इम्प्रेशन होता है, ताकि बस वर्कर का मुंह चुप हो जाए। ये 10 बंदे मेरे पास आए हैं, अगर ये 700 लेबर को जाकर ये बात बता दें कि जी हम लोगों ने नहीं इस तरह फलानी इंडस्ट्री में काम करना, तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। मेरा तो 2 दिन का नुकसान इतना ज्यादा है कि मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, और फिर इंडस्ट्री बंद होने का तो नुकसान बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से वो क्या करता है जी, इस वजह से वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा इकोनॉमिक फाउंडेशन का, दैट इंक्लूडेड द सुपर स्ट्रक्चर, दैट इंक्लूडेड द ट्रांजिशन फ्रॉम वन मोड ऑफ लिविंग इनटू अनदर। समझ आई है इकोनॉमिक फाउंडेशन की या नहीं आई? यहां तक इकोनॉमिक फाउंडेशन था। और अब हम डिस्कस करेंगे सरप्लस वैल्यू। पहले मुझे बताएं, समझ आई है? मेरे सारे बच्चों को समझ आई? देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। बेहतरीन समझ आ गई है, क्योंकि आगे की फिर चीजें बहुत आसान। वो इसी तरह इस तरह बच्चे, जब हम डायलेक्टिक हिस्ट्री पढ़े होंगे और क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। वंडरफुल, समझ आ गई। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू अदीला, थैंक यू बच्चे। चलो अहमद, दिस इज सो गुड। इम्तियाज, आपको आइए बच्चे समझ? ठीक है, ओके। अब चलते हैं सरप्लस वैल्यू पर। चलें, शाबाश उसामा। हमारे पास जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। और वो मजे का इसलिए क्योंकि मैं अपनी एक एग्जांपल दे के बच्चों को समझाती हूँ। पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रही हूँ, आई एम डिक्टेटिंग इट, यू पीपल राइट इट। सरप्लस वैल्यू, ब्लैक पेन से लिखेंगे। सरप्लस वैल्यू इज द एडिशनल प्रॉफिट, surplus value is the additional profit surplus value is the additional profit that owner earns by exploiting the workers, that the owner earns by exploiting the workers। एडिशनल के नीचे लाइन ड्रॉ करें, उसको अंडरलाइन कर दें। अब मेरी बात गौर से सुन। फर्ज करें, फर्ज करें मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट, या चलें मैं एक फैक्ट्री है जिसकी मालकन, और मेरी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर क्या होता है जी? मेरी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं आप लोगों के कट निप मार्कर्स। ठीक है जी, जो आपने सीएसएस में इस्तेमाल करना है। अगर मैं इस मार्कर की कॉस्ट निकालती हूँ, तो इस मार्कर की कॉस्ट है जी 20 रुपए। इसमें मैंने रॉ मटेरियल भी शामिल कर दिया, इसमें मैंने लेबर भी शामिल कर दिया, मैंने इसमें टेक्नोलॉजी भी, और जो टैक्सेस शैक्सेस है सब कुछ शामिल करके ना, इसको मैंने 20 रुपए में तैयार करवा दिया। सेलिंग प्राइस मैंने इस मार्कर की रख दी है 30 रुपए। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ एक मार्कर से?
मुझे प्रॉफिट हुआ जी 10 रुपए। लेकिन उस 10 रुपए से ना मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं चाहती हूं कि किसी तरीके से ये 10 रुपए का प्रॉफिट मुझे 12 रुपए का मिल जाए। It should increase by 2 more rupees and I should get 12 rupees profit in every market. अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं अपनी ये प्रॉफिट को इंक्रीज करती हूँ और ये प्राइस इंक्रीज कर देती हूँ, 30 से 32 कर देती हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी जी? मैं तो मार्केट में नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा अच्छे कटनिप मार्कर्स बाकी भी दुकानों में बिक रहे होंगे और लोग यही कहेंगे इसने वैसे ही महंगा कर दिया, उधर से सस्ता मिलता है, उधर से जाके खरीद लो। तो ये तो मुझे मंजूर नहीं है। मार्केट में मैंने नॉन कॉम्पिटेटिव नहीं होना। मैं क्या करूंगी? मैं टारगेट करूंगी अपने वर्कर को। मैं उसको कहूंगी कि जी तुम 8 घंटे काम करते हो मेरी फैक्ट्री, और इस 8 घंटे के तुम्हें 500 रुपए मिलते हैं। मतलब ये कि अगर तुम मेरे मार्कर में से 6 रुपए भी ले लेते हो तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये चीज रियलाइज करती हूँ कि लेबर की वैल्यू तो पेरिशेबल है। लेबर की वैल्यू तो पेरिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर शट्स हिज शॉप, तो अगले दिन के लिए कोई इसके लिए इंतजार नहीं करेगा कि वो दुकान खुलेगी तो मैं अगले दिन ही वहां से जाके कुछ लाऊंगा। वी गेट द थिंग फ्रॉम अनदर शॉप, जहां से जो चीज मिल गई हमने ले ली, ठीक है। वो नहीं आया, उसको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। या सारे वो ग्राहक इंतजार करेंगे कि अगले दिन ये आएगा तो हम इससे चीज लेंगे? ऐसा नहीं होता। मैं उसको कहूंगी जी तुम मेहनत तो अभी भी 8 घंटे ही करोगे, और तुम्हें इन 8 घंटों के मैं 6 रुपए नहीं, 4 रुपए दूंगी। ये मुझे कहेगा नहीं मैम, बाजी ये बहुत कम है, मेरा इससे गुजारा नहीं होता। मैंने आगे उसको कहना है इफ यू रिफ्यूज टू वर्क, अगर तुम्हें नहीं करना मेरे साथ काम तो तुम तो घर 1 रुपए भी नहीं लेके जाओगे। नया काम ढूंढोगे, नया काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2-3 दिन तो कहीं भी नहीं गए जिसमें तुम्हारे बच्चे बिल्कुल भूखे सोएंगे। मेरे साथ काम करते हुए तुम्हें कम से कम 4 रुपए तो मिल रहे हैं ना एक मार्कर पर। 500 से कम तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, लेकिन कम से कम कुछ तो घर लेके जा रहे हो। मेरे साथ काम करने से इनकार करते हो तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलना। तो तुम सब्र करो, शुक्र करो, ये 4 रुपए एक मार्कर पर तस्लीम करो और काम करते रहो, लेकिन काम तुम 8 घंटे ही करोगे। अब लेबर सोचता है कि जी मैं 8 घंटे काम करके 4 रुपए एक मार्कर में कमा रहा हूं, हो सकता है मुझे अगले 4-5 दिन तक कोई काम ना मिले, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैंने तो रोज का रोज उनका पेट पालना है, मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया? मैंने कर दिया यहां लेबर को एक्सप्लॉइट। लेबर कहते हैं ठीक है बच, मुझे आप 4 रुपए दें, मैं काम करूंगा, कोई मसला नहीं। लेबर के इस 4 रुपए से जो 2 रुपए 6 रुपए के बच्चे वो कहाँ आ गए? वो मेरे पास आ गए या नहीं आए? मैंने लेबर का एक नेचुरल डिफेक्ट एक्सप्लॉइट किया। मैंने उसको इस बात पर एक्सप्लॉइट किया कि तुम्हें और कहीं नौकरी नहीं मिलनी, तुमने बच्चों को भूखा सुलाना है, और वो हो भी गया। हम अक्सर जब घर बनाने जाते हैं तो या घर में कोई भी काम करवाने जाते हैं तो हम देखते हैं 10 बजे के बाद ना कुछ लेबर्स बैठे होते हैं। हम उनको यही बोलते हैं कि जी अब तक अगर तुम्हें मजदूरी मिलनी होती तो वो तो तुम्हें सुबह 6 बजे मिल गई होती, क्योंकि बाकी जितने मजदूर हैं वो तो सुबह 6 बजे के लगे हुए हैं। तो अगर तुम 600 रुपए लेते दिन का तो मैंने तुम्हें 300 देने हैं,
लेकिन काम तुमने मेरे लिए 7 से 8 घंटे ही करना है। काम मुझे मेरा पूरा चाहिए। हम लेबर की सैलरी को निगोशिएबल बना लेते हैं। लेकिन बच्चे, कभी क्या आप लोगों ने ये देखा है न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ, कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट आए जॉब्स का, कि वर्क और द क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑल्सो नेगोशिएबल? सैलरी के सामने लिखा होता है नेगोशिएबल। इट इज नेवर। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ये वर्कर जो बेचारा सेंचुरी से एक्सप्लॉइट होता आ रहा है, यही वजह है दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। ये रिच रिचर होता जा रहा है और ये पुअर पुअरर होता जा रहा है, क्योंकि मेरी तो लालच ही नहीं खत्म हो रही। मैंने तो 10 से 12 रुपए तक का अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर दिए, जबकि पुअर बेचारा मजीद पुअर हो गया, 6 रुपए से भी 4 रुपए कमा के लेके जा रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, इन अ कंट्री where there is an income gap and that is constantly increasing, it means there is a surplus value going on. बात समझ में आती है? It means there is a surplus value going on. तो जी इस तरह से अब डेफिनेशन को देखें। मैंने कहा ना कि ओनर अर्न्स, मैंने कमा लिए एक्सप्लॉइट करके, सरप्लस वैल्यू कर ली। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं क्लास स्ट्रगल को देखते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी। दिस इज द 5th पेज आई बिलीव। अब देखते हैं कि क्लास स्ट्रगल क्या है। जैसे हमें नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, व्हाट इज अ क्लास स्ट्रगल जी? इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द Karl Marx theory, and we are currently on the 6th page. Thank you so much, Sabah. क्लास स्ट्रगल। अच्छा जी, क्लास स्ट्रगल का नाम देखते ही हमें दो क्लासेस हैं, एक है जी ओनर एंड द अदर वन इज वर्कर। तो बजाहिर स्ट्रगल किसकी होगी? सारे जुल्म सितम वर्कर पे हो रहे हैं, तो स्ट्रगल भी वर्कर क्लास की है। क्लास स्ट्रगल में वी स्टडी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। बच्चे, होता ये है कि जब ये जो एक्सप्लॉयटेशन मैंने अभी आप लोगों को समझा दी सरप्लस वैल्यू पर, ये एक्सप्लॉयटेशन एक कांस्टेंट हिस्सा बन जाए आपके मोड ऑफ इनकम का, जहां आप काम कर रहे हो वहां हर दूसरे तीसरे साल आपकी सैलरी कम से कम तर होती जाए, तो ये डेकेड्स तक लोग सहते जाते हैं। ये वर्कर्स डेकेड्स तक इस चीज को सहते जाते हैं, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल की फिक्र होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा वर्कर थक जाता है। हमारा वर्कर क्या करता है, बहुत ही ज्यादा करेज गेन करके ये कहता है कि जी अब मैं मजीद ये स्ट्रगल नहीं कर सकता, अब मैं मजीद ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं सह सकता। तो हमारा वर्कर गैदर करता है अपने साथ मजीद लोग, मजीद लेबर्स, और वही तमाम लेबर्स मिलकर रिजेंट करते, रिबेल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि जी अब बहुत हो चुका, अब हम मजीद एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते। दे ट्राई टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है जी? इनकलाब।
इनकी जो ये क्लास स्ट्रगल है, वो कहते हैं क्या हम सारी जिंदगी वर्कर रहेंगे, क्या हम सारी जिंदगी लेबर रहेंगे, और हम सारी जिंदगी किसी और के टुकड़ों पर पलते रहेंगे, जबकि मेहनत तो हम दिन में सारे आपसे भी ज्यादा कर रहे हैं। तो जब ये रिजेंट करते हैं, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, तो ओनर क्या करता है? ओनर को हो जाती है जी टेंशन कि ये तो सारे आ गए हैं दम दबा के मेरे पीछे, और ओवर टाइम भी करते हैं बिल्कुल, अब तो मेरी खैर नहीं। ओनर उनको बड़े आराम से, आपने फिक्र नहीं करनी, हम आपके लिए नए लॉज बना रहे हैं, आपने फिक्र नहीं करनी, हम आपके लिए डेली वेजेस को इंक्रीज कर देते हैं, वो बात ही कोई नहीं, आप तो वैसे ही नाराज हो गए। हम आपके लिए कुछ स्टेट मेयर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसके थ्रू आपके बच्चों की या दो बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देते हैं, इन ऑर्डर टू keep them into the lower class, in order to give this impression कि नोबल उनके इंटरेस्ट की फिक्र कर रहा है। अगेन ये तमाम क्लास स्ट्रगल होने के बाद हमारा वर्कर बेचारा एक शिकंजे में फंसता है, जिसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपके वर्कर को हर तरह से फैसिलिटेट करने, उनका मुंह बंद करने के लिए हर तरह की बात, हर तरह का मैयर। ठीक है जी। अब आ जाए डायलेक्टिक हिस्ट्री पर। ओवर नहीं, ओनर विल हैव द hegemony continued. It is happening everywhere in the world, Rehan. Dialectic history. What is dialectic history? काफी है इतना या आगे पढ़े हम? एब्जॉर्ब हो जाएगा डायलेक्टिक हिस्ट्री, क्योंकि डायलेक्टिक हिस्ट्री में पहले मैंने थोड़ा सा हेगल बताना है। बिल्कुल एलिट्स की बनी हुई है, ऐसा ही है। नहीं, आज होगा तो नहीं। कवर आप लोगों की 3, अच्छा आप लोगों की 3 बजे क्लास है। चलें, आज के लिए फिर इतना काफी है। कल इंशाल्लाह वी विल कवर हेगल, और कल ही वी विल स्टार्ट आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? आई वांट कि जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। नहीं, फिर अली जवेद बच्चे कल ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, मुस्लिम कर लेंगे, और उसके बाद मुस्लिम 2 ही इम्पोर्टेंट हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ आपका अथॉरिटेटिव मेरे ख्याल से अलमावर्दी का एग्जीक्यूटिव इम्पोर्टेंट है, वो सारे कर लेंगे। हो जाएगा, टेंशन ना ले, ना हुआ तो वील हैव एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ जी असलम, आपका मैसेज मुझे आ रहा है बच्चे, इकबाल भी कर लेंगे। आज का टॉपिक समझ आया है? कार्ल मार्क्स बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होता, और उसके बाद जब वो मेरी क्लास में आते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में हो क्या रहा था, ये अब तक तो हम पता नहीं क्या ही पढ़ते आ रहे थे। आ गया समझ? चले। दिस इज सो गुड दैट यू पीपल हैव एक्चुअली केम टू नो व्हाट हैपेंड। सुपर स्ट्रक्चर का नहीं था पता, चले अच्छा अभी समझ आ गई। मोस्ट वेलकम इम्तियाज, मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सामा। थैंक यू अब्दुल रहमान। हाँ जी अब्दुल रहमान, आप क्या कह रहे हैं? चलें ठीक है, आई विल डू इट। यस इट इज इट। आई बिलीव आप जिस चीज में अच्छे हो आपको वही करना चाहिए, है ना? यू एक्सेल इन दैट थिंग अलॉट। तो आई एम वेरी गुड एट टीचिंग, दैट्स व्हाई आई टीच विद ऑल माय हार्ट। बस मेरी क्लास से पहले कॉफी शॉफी पी के आया करें, चाय शाय जिसने पीनी है, जो खैर आप लोग खाना ही खा के आते हो, लेकिन मसला ये है कि अक्सर बच्चे इस टाइम पे सो रहे होते हैं। आई डोंट वांट कि इतनी एनर्जेटिक क्लास में आप सो रहे हो।
It is simple. That is why I try to make things clear in his parents' minds कि जी आप लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से मत देखें. डोंट गेट इनटू दैट डेप्थ कि जी मैंने कुछ डिफरेंट लिखना है. चीजों को सिंपल तरीके से समझें और उसके बाद आपके माइंड की गेम है कि वो कितना ज्यादा अच्छा रिप्रोड्यूस करके देता है आपको. ओ शेर खान, चले कोई नहीं. अच्छा, कल 155 पे नमाज के लिए छोड़ दिया करेंगे. कासिम ने नमाज पढ़नी होती है, सबने ऑब्वियसली पढ़नी होती है. 155 टू 2:10 तक हमारी नमाज ब्रेक होगी. ठीक है जी. बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आता, छोड़ दें. अब आप लोगों के पास जितना टाइम सीएसएस स्पेशल तक का है उसमें देखें, अगर इस लेक्चर के बावजूद भी कहीं से पढ़ना है तो फिर जुड हामन से पढ़ लें. एनी टाइम जी, एनी टाइम. चलें 10 मिनट, ठीक है. थैंक यू सो मच जी एवरीवन. सी यू ऑल टुमारो विद एन अदर फिलोसोफर, ऑब्वियसली विद एन अदर गुड लेक्चर. कल भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्लास में. आप लोगों ने मार्क्स के हवाले से क्या बता दूं? इमरान, जलाल, मैंने उसकी बच्चे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी ना. हाउ डू दे मैनिपुलेट द रिलीजन फॉर द पुअर पीपल. असलम, आई विल ट्राई टू इफ आई गेट टाइम बिकॉज आई हैव सो मेनी एवेल्युएशंस. मेरी जो एवेल्युएशंस के बच्चे हैं, दे हैव सेंड मी सो मेनी एवेल्युएशंस ऑलरेडी. आई विल ट्राई टू.